हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम रिव्यू करेंगे बीएलएस इंटरनेशनल का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन Q4 के लिए। बीएलएस इंटरनेशनल के रिजल्ट्स आ चुके हैं और काफी इंटरेस्टिंग मिक्स रहा है बीएलएस इंटरनेशनल का। बीएलएस इंटरनेशनल हमने पहले भी रिव्यू किया है, उसके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस रिव्यू किए हैं और उसको हम कोशिश करेंगे कॉन्स्टेंटली उसको रिव्यू करते रहें। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये मेरे होल्डिंग्स में है और मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। एक तरीके से क्योंकि मैं इसे होल्ड करता हूं तो मैं इसे कॉन्स्टेंटली रिव्यू करता रहता हूं और मैंने सोचा ये रिव्यू मैं आपके साथ भी शेयर करूं सो दैट वी बोथ कैन बेनिफिट। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ आपको ऐड करना, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। काफी इंटरेस्टिंग केस है बीएलएस इंटरनेशनल का। एक तरीके से रेवेन्यू और अर्निंग्स काफी फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं, बट शेयर का जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली एक डिक्लाइन में हमें देखने को मिला है इन द प्रायर ईयर। तो हम कुछ चीजें हैं बीएलएस इंटरनेशनल की वो समझने की कोशिश करेंगे कि आ, कैसा बिजनेस है। पहली बात तो बीएलएस इंटरनेशनल, अगर आप वीजा प्रोसेस करवाने जाते हैं तो आप डायरेक्ट एम्बेसी नहीं जाते हैं। आप एक ऐसे ऑफिस में जाते हैं जो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है जिस जगह पे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम आप वहां से होता है। और एक तरीके से वो एम्बेसी के आउटरीच हैं ये सारे कंपनी, जैसे बीएलएस हो गया या वीएफएस हो गया या टीएलएस हो गया। तो बीएलएस इंटरनेशनल का 17% मार्केट शेयर है वर्ल्ड वाइड में, और इंडिया में ये स्पेन का वीजा प्रोसेस करवाता है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एम्बसीज जो हैं वो खुद, उनके पास उतना कैपेसिटी रहता नहीं है कि वो ये सारे चीजों में घुसे। तो एक तरीके से ये आउटसोर्सिंग का जो ट्रेंड है फॉर वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज, ये रैपिडली बढ़ने वाला है। और इसका जो मार्जिन है एक तरीके से 40% है। तो मार्केट को अभी यही लग रहा है कि इसका जो कोर बिजनेस है वो काफी कैश जनरेट करता है। और मार्च ऑफ 2026 तक 1434 करोड़ का इनके पास कैश है। अब कैश तो है, बट कैश डिप्लॉय कैसे हो रहा है, तो मार्केट उसमें थोड़ा काफी स्केप्टिकल है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट इज गोइंग ओवरबोर्ड विथ इट्स एनालिसिस पैरालिसिस। और इन द टाइम्स टू कम मुझे ऐसा लगता है कि द सुपीरियर नेचर ऑफ द बिजनेस, द द वे द बिजनेस होल्ड्स एंड, अभी हो क्या रहा है कि वो कैश से वो कंपनीज अक्वायर कर रही हैं और उनके नेट एसेट वैल्यू से ज्यादा उनको उनको अक्वायर कर रही है। तो फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी 1000 करोड़ का है और उसको खरीदने में आपने 1500 करोड़ दिया है, तो वो जो 500 करोड़ है वो उसके गुडविल में जाके बैठ जाती है। राइट। तो मार्च ऑफ 2026 का अगर हम इनका बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में हमें गुडविल दिख रहा है क्लोज टू 1200 करोड़ का। और मार्केट काफी स्केप्टिकल है कि क्या ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। क्या इसमें इम्पेयरमेंट के इश्यूज आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके प्रॉफिटेबिलिटी में आगे जाके हिट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो जो कंपनीज इन्होंने एक्वायर किए हैं वो कुछ कंपनीज हैं जिनका रेवेन्यू काफी हाईली ऐड करता है। जैसे अगर मैं एडा फिडेलिस की बात करूं, जो कि इनका एक फाइनेंस आम आप कह सकते हैं कि, मतलब एडा फिडेलिस इंडियन कंपनी है जो रेवेन्यू को बहुत फास्ट तरीके से एड करती है, बट मार्जिन्स में उतना फास्ट कंट्रीब्यूशन करती नहीं है, मार्जिन्स इनके थोड़े कम है। तो एक गुड मिक्स ऑफ बिजनेस है। और ये सारे जो एक्विजिशन है ये जैसे परफॉर्म करेंगी उस हिसाब से जो गुडविल है वो उसका, या तो अगर इम्पेयरमेंट हुआ तो कंपनी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप कंपनीज के कैश ऑन बुक्स देखें तो 1400 करोड़ का कैश ऑन बुक्स है। पूरा बिजनेस है वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में चलता है। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि मतलब आप सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले ही आपको वो पैसा मिल जाता है। तो थोड़ा हम एनालाइज करते हैं कि क्या चल रहा है। कुछ कुछ कॉल्स आई थिंक कुछ न्यूज में भी आए थे कि एमईए ने डिबार किया था बीएलएस इंटरनेशनल को 2 साल के लिए, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था उस वर्डिक्ट को। और आई थिंक चाइना में इनको एम्बेसी खोलने का, चाइना में ऑफिस खोलने का इनको अपॉर्चुनिटी दिया गया था एमईए की तरफ से। और एमईए का वो बैन हटने के बाद अब ये फ्रीली एमईए के टेंडर्स ले सकते हैं। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम जब ये डिबार हुए थे तब इनके रेवेन्यू का 12% आता था एमईए के थ्रू। तो ये समझना काफी जरूरी है कि
क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? एक तो मार्केट को ये लगता है कि कोर बिजनेस उतने फास्ट तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, बट बाकी बिजनेस कंट्रीब्यूशन उसका बढ़ रहा है। आधार सेवा केंद्र में घुस चुके हैं और ये सारी चीजों में घुस चुके हैं जो इनका कोर बिजनेस नहीं है, राइट? तो देखते हैं रिजल्ट्स में, और ड्यूरिंग द रिजल्ट्स देखते समय ही हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो Q4 एंड FY26 का अगर आप रिजल्ट्स देखें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 2998 करोड़ इन्होंने किया था FY26 में, जिसमें 37% का जंप है। अगर आप मैनेजमेंट के गाइडलाइंस भी पढ़े तो 20 to 25% का जंप इन्होंने गाइड किया है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years। और अगर आप मार्जिन्स देखें तो मार्जिन्स मैं स्टडी कर रहा था 2025 to 2026, तो मार्जिन में भी आप देखें तो वो हम देखेंगे, बट वो भी अराउंड 24 to 25% मेंटेन्ड है। कंसोलिडेटेड पैट अगर देखें तो यहाँ पे आप देखिए 24.1% मार्जिन FY26 में है। ये FY25 में 24.5 to 24.6% था, तो वो मार्जिन में हल्का सा गिरावट देखने को मिला है। बट वो इसलिए हुआ है क्योंकि आई थिंक जो बिजनेस इन्होंने अक्वायर किए हैं वो हाई मार्जिन है नहीं, राइट? तो वो मिक्स ऑफ बिजनेस ये पूरे इसमें रिप्रेजेंटेड है। और अगर आप डिजिटल बिजनेस देखें तो डिजिटल बिजनेस में 114.4% का जंप आया है, जो कि एडाफिडलिस की वजह से हुआ है। एडाफिडलिस इनका जो आर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, लोन्स का, इंश्योरेंस का। और उनको मतलब 6 to 7% का उसमें मार्जिन रहता है BLS इंटरनेशनल को। कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, तो विच इज अ गुड थिंग कि मतलब अगर लोन में डिफॉल्ट हो गया तो वो क्रेडिट रिस्क जो है वो बैंक के पास ही रहेगा, वो एडाफिडलिस के पास नहीं रहेगा। तो वो एक बढ़िया चीज है कि वो रिस्क का एक्सपोजर है नहीं। अगर आप देखें तो 31 मार्च 2025 में 928 करोड़ का कैश था, और 31 मार्च 2026 में वो बढ़ के 1434 करोड़ हो गया। तो अगर मतलब इनके मूव्स इतने खराब होते हैं और इतनी सारी चीजें, मतलब जो स्पेकुलेशन चल रहा है कि ये हो गया वो हो गया और बिजनेस इज, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला सिचुएशन हो गया कि विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी मारे। इन्होंने इतने अनाउंसमेंट कर दिए कि हम ये एक्वायर कर रहे हैं, वो एक्वायर कर रहे हैं, कि मार्केट का जो सेंसिटिविटी है इस न्यूज को लेके वो एक तरीके से मर चुका है। तो एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, और मतलब एक्सपेक्टेशन से, और अब मार्जिन भी देखें तो 24.1%, और जो जिस तरीके का धंधा, जिस तरीके का ग्रोथ चल रहा है, आई थिंक कंपनी को एक्सीड एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा। और कुछ चीजें हैं जो कंपनी को टेक केयर करना पड़ेगा फॉर द शेयर होल्डर सेंटिमेंट्स टू चेंज। अब अगर हम पीई की बात करें तो गिरते गिरते पीई अभी 14 to 15 के पीई पे आ गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल मेट्रिक्स भी काफी बढ़िया है। तो काफी इंटरेस्टिंग केस है। मैं इसको क्यूरियस केस ऑफ BLS इंटरनेशनल कहूंगा, क्योंकि अ, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें EPS और सब कुछ बढ़ रहा है, बट एक तरीके से जो मार्केट है इसको रिवॉर्ड नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। इसका और एक पिक्यूलियर चीज है कि जो इसका जो फ्री फ्लोट है 30% है, राइट? तो 70% प्रमोटर के पास है। और रिसेंटली क्या हुआ है कि FIA ने कुछ सेलिंग किया है। तो FIA का सेलिंग अगर होता है तो उसमें शार्प इम्पैक्ट देखने को मिलता है शेयर प्राइस में, बिकॉज द फ्री फ्लोट इज लेस। तो ये सारी चीजें, ये सारे मिक्स होके, बट मुझे ऐसा लगता है इन माय पर्सनल ओपिनियन कि दिस बिजनेस इज काइंड ऑफ अ सुपीरियर बिजनेस, जिसमें वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं विच विच मेक इट अ लॉन्ग टर्म कंपाउंडर मेरे हिसाब से। अगर Q4 FY26 के रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू 815 करोड़ में आए हैं, uh, जिसका 17.6% का ग्रोथ हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर टू Q4 ऑफ FY25। वीजा एप्लीकेशन काउंट अगर हम देखें तो 10% इंक्रीज हुआ है। डिजिटल बिजनेस रेवेन्यू ऑब्वियसली 36% इंक्रीज हुआ है, और वीजा बिजनेस रेवेन्यू 7% इंक्रीज हुआ है। बिजनेस हाइलाइट्स देखें तो यहाँ पे FY26 में इनको आधार का वर्क ऑर्डर मिला 2055 करोड़ का फॉर आधार सेवा केंद्र। आधार सेवा केंद्र का सारे डॉक्यूमेंटेशन, टेकिंग इन द डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग चेंजेस टू दी आधार, वो सारी चीजें मतलब इनको मिली है, जो कि हाई मार्जिन हाई मोट बिजनेस है नहीं, बट दिस contributes positively to the revenue and contributes to the margins as well, but in margins उतने ज्यादा है नहीं। इनको 3 साल का
आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है MEA से टू एस्टेब्लिश इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन चाइना। 5 ईयर का ग्लोबल वीजा आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है स्लोवाक रिपब्लिक से। रिन्यूअल ऑफ अटेस्टेशन एंड अपोस्टाइल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है MEA से। और वीजा आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट साइप्रस से मिला। तो अगर आप देखें तो गुड मिक्स ऑफ, मतलब इसका जो कोर बिजनेस है उसमें आउटसोर्सिंग और ये सब का एडिशंस हो रहे हैं कंट्रीज का। और फिर जो जो MEA के साथ वो काम करे उसमें भी रिन्यूअल हो रहा है। एंड फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो नॉन कोर बिजनेस में ये आधार वाला पार्ट है। और ये बिहार गवर्नमेंट परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर फॉर आधार, ये 100 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। तो नॉन कोर और कोर का मेरे को लगता है गुड मिक्स ऑफ ग्रोथ है। और एक तरीके से आई थिंक एक्विजिशंस में इनको काफी इनका एक्विजिशंस और इनके जो मूव्स होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट फॉर है। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं आई थिंक लास्ट क्वार्टर या लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में रिव्यू कर रहा था, तो इन्होंने 76 करोड़ का एक यूके में होटल खरीदा था। तो दैट वाजंट रिसीव वेल बाय द मार्केट। तो मार्केट एक तरीके से असेस करने की कोशिश कर रहा है कि इतने सारे कैश को ये संभाल पाएगा, या ये कुछ ऐसे कॉल्स लेगा जो कि आउट ऑफ द ब्लू है, राइट। तो टू बाय अ होटल फॉर अ business which is producing 40% margin, according to me is not right. But मुझे ऐसा लगता है कि इनके रिजर्व्स और इनके कैश ऑन बुक्स देख के कि थोड़ा सा चांस दिया जा सकता है, राइट। क्योंकि हर हर कंपनी में, हर स्टॉक में कोई ना कोई ऐसे स्टूपिड डिसीजंस लिए जाएंगे जिससे कंपनी के इमेज पे एक टार्निश होता है। बट क्या वो बिजनेस इतना सस्टेनिंग है कि ये कुछ स्टूपिड डिसीजंस को, ये या कुछ ऐसे CEOs को जो हु आर नॉट ग्रेट कैपिटल एलोकेटर्स को ऑनबोर्ड करते हुए भी कंपाउंड करता रहे। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में वो बात है कि ये कंसिस्टेंटली कैश प्रोड्यूस करते रहे, और अगर ऑन द वे कुछ मिस्टेक्स हो भी तो उसको नजरअंदाज करते हुए इसको होल्ड करके हम इसको लॉन्ग पीरियड्स तक होल्ड कर सके। अगर मैं कोका कोला की भी बात करूं तो कोका कोला ने कुछ श्रिम्प फार्म्स खरीदे थे अपने मैसिव कैश फ्लो से, जो विच वाज नॉट वेल रिसीव्ड। बट ऑब्वियसली इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स वो श्रिम्प फार्म्स के बारे में सब कोई भूल चुके हैं। एंड कोका कोला इज सेलिंग as the as the most premium beverage brand with the highest volumes in the world, right? Soft beverage brand। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें आंसर करने पड़ेंगे, जो होल्ड करते समय हमें कॉन्स्टेंटली सेल्फ ये पूछना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हुई हैं, क्यों हुई हैं, क्या वो बेटर हो सकती थी, क्या कैपिटल एलोकेशन और बेटर हो सकता था। तो कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस देखे तो ये 30, ये मैं कह रहा था पैट एंड पैट मार्जिन अगर आप देखें FY25 से FY26 में, तो 24.6% से 24.1% पे ड्रॉप हुआ है। एबिटा यहाँ पे भी 28.7 टू 27.3। और रेवेन्यू फ्रॉम, आप देखेंगे कि एबिटा और पैट मार्जिन में ज्यादा गैप नहीं है। दिस सिग्निफाइज कि इनके उतने डेट या डेप्रिसिएशन है नहीं। और इनका अगर सबसे पेक्युलर चीज है कि टैक्स जो है, टैक्स भी अगर आप देखेंगे स्क्रीनर पे, तो FY26 के लिए 9% इन्होंने पे किया था, क्योंकि इनका बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये लोग दुबई में रजिस्टर्ड है। तो अगर ये 9% से 12% मूव होता है तो उसका भी आई थिंक मैनेजमेंट में कहा है कि 1 करोड़ का समथिंग फर्क पड़ेगा। आप कॉन कॉल नोट्स जरूर पढ़ सकते हैं ये देखने के लिए। तो whereas other companies are paying corporate tax in surplus of 20%, current rate I think is 24%, 24 या 26%। आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बट BLS is paying 9%। तो that is a good advantage for BLS as well। तो यहाँ पे आप देखें कि Q4 और Q4 FY25 का पैट इज मच लोअर देन ईयरली का। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो मार्जिन है ये इसी डायरेक्शन में चलने वाला है। ये जो मिक्स ऑफ बिजनेस यहाँ पे आया है, तो वेटेड एवरेज वाइज ये अभी सस्टेन कर पाया था। बट क्योंकि एक तरीके से इंटीग्रेट हो गया है इनका एक्विजिशन और वो इनके नंबर्स में फ्लो इन करना शुरू हो गया है, तो आप मान सकते हैं कि ये जो
क्यू FY 27 का मार्जिन है वो मोर क्लोजली इससे अलाइन ज्यादा करेगा, 22 to 23% से ज्यादा क्लोजली अलाइन करेगा। सेगमेंट वाइज अगर आप देखें तो डिजिटल सर्विसेज में 540 करोड़ FY 25 में हुआ था, और 1159 57.9 करोड़ FY 26 में हुआ है। ऑब्वियसली एडा फिडेलिस के एक्विजिशन के बाद 11.1% से मार्जिन गिर के 7% पे आ गया है, और बट रेवेन्यू पे एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। अब वीजा कॉन्सुलर सर्विसेज में उतने फास्ट तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ है, 11.3% का ग्रोथ हुआ है, राइट। और मार्जिन्स देखे तो मार्जिन्स 40.1, तो रेवेन्यू पर एप्लीकेशन जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, जिसकी वजह से हाँ ये देखिए आप नेट रेवेन्यू पर एप्लीकेशन 1089 पे था FY 25 में, विच इज इंक्रीज टू 1456, विच की वजह से आपके जिसकी वजह से आपके जो मार्जिन हैं, बेटा मार्जिन, वो 40.1% पे बैठे हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे भी 17.6% इंक्रीज हुआ था। तो FY 26 में एक तरीके से वीजा एप्लीकेशंस में वॉर और ये सब की वजह से, स्टेट ऑफ हॉर्मोज और ईरान और यूएस वॉर की वजह से थोड़ा सबड्यूड रहा था, नहीं तो ये और परफॉर्म करता वीजा एंड कंसुलर सर्विसेज वाला पार्ट। रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से भी सिग्निफिकेंट हिट हुआ था, क्योंकि काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम वहां से भी आता था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरे बैलेंस शीट में सबसे स्ट्राइकिंग पार्ट है कि गुडविल जो है वो बैठा है 1200 करोड़ पे, राइट। So that is something which the market is very about and thinks that this might be a ticking time bomb. अभी गुडविल है क्या? गुडविल ये है कि सपोज आप बिजनेस अक्वायर कर रहे हो और उसके नेट एसेट वैल्यू से आप ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो वो जो नेट एसेट वैल्यू से ज्यादा पैसे दे रहे हो, मान लीजिए नेट एसेट वैल्यू 1000 करोड़ है और आपने 1200 करोड़ रुपए दिए हैं, तो 200 करोड़ का गुडविल जो है वो आपके बैलेंस शीट में बैठेगा, राइट। तो क्योंकि इनके एक्विजिशन इन्होंने काफी सारे कंपनीज किए हैं, तो इनका जो नेट ये गुडविल है ये बैठा है 1212 करोड़ पे। अब इसके हर साल एक इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है। उस इम्पेयरमेंट टेस्ट में वो स्टडी करते हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्टेड ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, सारे फैक्टर्स को लेते हुए कि क्या इस जो गुडविल बैलेंस शीट में बैठा हुआ है उसमें कुछ इम्पेयरमेंट की जरूरत है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल हिट लेना पड़ सकता है कंपनी को। तो अभी तक तो ऐसा कुछ सिचुएशन आया नहीं है, बट मार्केट ये कंसिडर करके चल रहा है कि ऐसा कुछ आ सकता है। हैविंग सेड दैट, 1424 करोड़ बुक्स पे बैठा भी है, तो सारे कुछ को आई थिंक कंसिडर करते हुए अ, देखना चाहिए। डेफिनेटली इसको वॉच आउट करना बहुत जरूरी है। तो BLS इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा समझेंगे, आई थिंक ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इन प्रायर वीडियोस में, बट ये 20 years ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस इनके पास, 80+ कंट्रीज ऑफ ऑपरेशंस हैं, 46 क्लाइंट गवर्नमेंट्स एंड 490 million प्लस एप्लीकेशन प्रोसेस किए हैं इन्होंने टिल डेट। 24.1% पैट मार्जिन पे बैठे हैं। ये ठीक है, इसको स्किप करते हैं। वीजा प्रोसेसिंग बिजनेस में 2005 में घुसे थे। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इनका था पोर्चुगीज एम्बेसी के लिए न्यू दिल्ली में। और अभी ये 46 क्लाइंट गवर्नमेंट्स के साथ पार्टनर्स हैं और 80+ कंट्रीज में प्रेजेंट है। BLS होल्ड 17% मार्केट शेयर बाय वैल्यू एंड 10% बाय वॉल्यूम इन द ग्लोबल वीजा आउटसोर्सिंग मार्केट, राइट, अगर यूएसए को हटा दे तो, इन 2024। थोड़ा मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा इनका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। तो अम, एक तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूसिव, नो ओवरलैप इन रीजन और कंट्रीज बिटवीन वेंडर्स, और 5 से 10 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एक तरीके से रेवेन्यू विजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी रहती है। मैंने जैसे कहा, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, आप सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले ही आपको पैसा मिलता है, जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक सर्विस प्रोवाइड नहीं होगा। तो वो कोई झंझट नहीं है कि यार पैसे दे दिए और पैसे वापस ही नहीं आए एक एक साल तक, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज है। अम, और कोई जीरो रिसीवेबल्स, मिशन और एम्बेसीज कुछ पैसा होल्ड बैक नहीं करती, जैसा मतलब ट्रांजैक्शनल तरीके से चलता है, सब क्लीन कट चलता है एक तरीके से।
और बैलेंस शीट अगर देखें तो 1434 करोड़ का कैश था। FY 2026 में 903 करोड़ का नेट कैश जनरेट हुआ। अब ये कैश तो जनरेट हो रहा है, बट यहाँ से कैश कॉल्स या कैपिटल एलोकेशन कैसे होता है विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ द स्टॉक। अगर ये अच्छे कॉल्स लेती हैं तो दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स। एक तरीके से देखा जाए तो ये कैश कंजर्व भी कर रही है, क्योंकि डिविडेंड में उतना ज्यादा दे नहीं रही है। तो अगर दे नहीं रही है और कंजर्व भी कर रही है, तो इसके इनके एक्विजिशन प्लान्स भी पाइपलाइंस में रहते हैं। आई थिंक इनके सीईओ ने भी, आई थिंक टॉप मैनेजमेंट में जरूर बताया है कि कुछ पाइपलाइंस में है इनके एक्विजिशंस। तो वो आप डेफिनेटली लुकआउट पे रहना अगर आप इसमें इन्वेस्टेड करने की सोच रहे हो। इसमें लिखा मेनी मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स अप फॉर रिन्यूअल इन द नेक्स्ट 2 years। तो 1 to 2 बिलियन US डॉलर का अपॉर्चुनिटी है। M&A अपॉर्चुनिटीज भी हैं वीजा एंड कंसुलर स्पेस में, जिसको वो कंसिडर कर रहे हैं विद देयर एक्सेस कैश। और ये एसेट लाइट मॉडल है। ऑल वीजा एप्लीकेशन सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड आर ऑन लीज। डिजिटल बिजनेस ऑपरेट्स ऑन अ प्रूवन एसेट लाइट एंड मर्चेंट लेड बिजनेस मॉडल दैट इंश्योर स्केलेबिलिटी। राइट, तो उतना ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट है नहीं, फ्री कैश है, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कहाँ पे कैश डिप्लॉय होता है। तो नेट कैश अगर हम देखें हिस्टोरिकली भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 29.4% पे है। काफी एसेट लाइट मॉडल ऑफ बिजनेस है। और नेटवर्थ देखें तो 2463 करोड़ पे नेटवर्थ है इनका। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इनका नेटवर्थ 2463 करोड़ है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़े ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री के टेलमेंट्स के बारे में बात करें, तो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो है 8% CAGR से ग्रोथ का उसका एस्टिमेशन है सिंस 2024 टू 2029। ग्लोबल एयरलाइन पैसेंजर्स का ग्रोथ 3% CAGR से ग्रो के लिए स्लॉटेड है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ग्रो ड्राइवर्स जो हैं वो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स एंड इम्प्रूव ट्रैवल डिमांड है इमर्जिंग मार्केट्स में। Visa liberalization, visa free travel arrangements like Asian visa, increase accessibility and drive international travel growth. The growing trends like vocation and wellness tourism fuel tourism industry's long-term prospects. तो थोड़ा हम इसे भी समझेंगे कि स्क्रीनर में भी थोड़ा समझेंगे कि क्या वैल्यूएशन पे है, किस लेवल पे बैठा है कंपनी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट कैप 10,751 करोड़ का है। तो इतना भी बड़ा नहीं है कि देयर इज नो हेडरूम फॉर ग्रोथ, देयर इज रनवे फॉर ग्रोथ है। स्टॉक पीई देखे तो 15.7 पे आ चुका है। और स्टॉक प्राइस में काफी गिरावट आई थी जिसकी वजह से, और अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट आई थी जिसकी वजह से 15.7 पे पीई आके बैठा है। और प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं, कैश ऑन द बुक काफी है, डेट टू इक्विटी 0.17, जो कि काफी मैनेजेबल लेवल्स पे है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्विजिशन कुछ इन्होंने की थी। BLSEC इक्वेडोर में इन्होंने एक्वायर किया था। फिर बहरीन का वीजा एंड पासपोर्ट प्रोसेसिंग सर्विसेज एक्वायर किया था जिसका 95% स्टेक लिया था। अर्मेनिया में 100% एक्वायर किया है वीजा एंड प्रोसेसिंग। तो कोर बिजनेस में डेफिनेटली इनका फोकस है और ये एक्विजिशंस कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं। एम्बसीज कंसिस्टेंटली अपना जो प्रोसेस है उसको आउटसोर्स करेगी, तो एक तरीके से पाई भी बढ़ेगा, विच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। FY 2027 में उन्होंने इंटरनल टारगेट रखा है 20 to 25% रेवेन्यू ग्रोथ का। प्राइस अगर आप देखें तो प्राइस देखें तो यहाँ से दिसंबर 24 से एक सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड ट्रेंड मिला है मई 26 तक। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है कि विल दिस रिवर्स, और इसके ट्रेंड्स और गिवन द ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव शेयर्ड, will the investor sentiments change and will they come back to the stock? मेरा belief है they will. There is value on the table which is not being taken. Of course there are certain risks as well, but there will always be risks. कोई मतलब ये गवर्नमेंट बॉन्ड तो है नहीं कि आपने 100 रुपए लगाया और आपको 7% बिना रिस्क के मिल गया, राइट? तो
तो आपको असेस करना है कि इसमें आई थिंक डिविडेंड यील्ड देखे तो 0.77% है, जो कि करंट मार्केट प्राइस पे क्लोज टू 0.77% का डिविडेंड यील्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये हम कर चुके हैं डिस्कस। अब टैक्स आप देखेंगे तो 9% यहाँ पे टैक्स दिख रहा है, विच इज लोअर देन यूजुअल कंपेयर टू द इंडियन कंपनीज। डिविडेंड पे आउट ओनली 3% इन्होंने डिविडेंड पे आउट रखा है। तो कैश एक तरीके से काफी स्ट्रांगली कंजर्व कर रहे हैं एक्विजिशंस के लिए, बट will they be able to deploy the cash in a smart manner will determine whether this stock will be a winner or a loser. So that is something to watch out for. एफ आई एस आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 से इन्होंने 11% से सीधा मार्च 6.14% कर दिया। 70.339% प्रमोटर्स के पास है, तो एक तरीके से फ्री फ्लोट से 30% है। 30% में अगर एफ आई एस का इतना सिग्नल मिलता है, विच इज द स्मार्टेस्ट, कंसिडर टू बी द स्मार्टेस्ट मनी विद द मोस्ट हेवीली डिप्लॉयड एनालिस्ट एंड रिसोर्सेज, वो अगर 4% कम कर रहे हैं तो एक रीजन होगा जिसकी वजह से कम कर रहे हैं। तो स्टॉक प्राइस में डेफिनेटली एक डाउनवर्ड ट्रेंड मिला है, बट आई वुड नॉट read too much into this. I would read more about the company than what the FIs are doing or selling. Core business आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है, गुडविल इम्पेयरमेंट ट्रैक करना बहुत जरूरी है, न्यू एक्विजिशंस कैपिटल एलोकेशन ट्रैक करना बहुत जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप कॉल्स ले सकते हो इस बिजनेस के बारे में। So that's it from my side on this analysis of BLS International Q4 26 results and total FY 26 results. Do let me know in the comment section what you think about the analysis. Have a great day ahead.